हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने साथ में लेकर बैठे हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, हमें पहले सपोर्ट दीजिए ताकि हम और वीडियो ऐसी बना सकें। सो स्टार्ट अवर वीडियो। तो पहले दो पार्ट्स में मैंने आपके जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको डिस्कस करा था, तो उसमें मैंने आपको चैप्टर 4 तक बता दिया था। जहां पर चैप्टर 2 बात करता है हमारा नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, चैप्टर 3 बात करता है रिलेशंस ऑफ द पार्टनर विद वन अनदर, चैप्टर 4 बात करता है रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टी, जहां पर हमने सेक्शन 30 विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर हम माइनर्स की पार्टनरशिप, माइनर्स का क्या स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है इन द पार्टनरशिप फॉर्म, वो डिस्कस किया था। Now we are going to the chapter number 5, which talks about the incoming and outgoing partners. So अगर आप एक बात मान के चलिए, हमारा घर है, ठीक है, तो अब हमारे घर से कोई भी आ तो सकता ही है, पर जा कैसे सकता है? तो एक पार्टनरशिप हमारा घर ही है, वहां पर सिर्फ 4 केसेस दे रखे हैं पार्टनरशिप में जहां पर वो एग्जिट ले सकता है। पहला, अगर वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ले, खुद बाय बाय बोल दे टाटा वॉलेंट्रीली। दूसरा, या तो उसको एक्सपेल कर दिया जाए, सारे पार्टनर्स उसको, सारे घर वाले उसको पसंद ही नहीं करते तो उन्होंने मिलके कहा तू तो निकल ही जा। तीसरा, इंसॉल्वेंसी। अब जब जिसके पास पैसा नहीं होता भाई, तो उसकी तो कहीं इज्जत ही नहीं होती, तो यहाँ पर भी नहीं होती, तो उसको बोल देते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। फोर्थ, डेथ ऑफ द पार्टनर, तो आप तो ऊपर ही चलेगा तो क्या ही बोले, ठीक है। तो ये 4 चीजें दे रखी है आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए। इनकमिंग पार्टनर्स, जब आपके घर में कोई आ रहा है तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि भाई जब कोई घर में आ रहा है तो सबकी कंसेंट जरूरी है, कि आपके घर में आ रहा है, कि ये नहीं है कि ये पसंद नहीं करते वो नहीं पसंद करते। तो सेम पार्टनरशिप में है, जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर बन के आएगा तो वहां पर ऑल कंसेंट चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, नॉट कोई भी वोटिंग नहीं होगी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए होता है। तो यही बात करता है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा तो हमें दूसरे के कंसेंट, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बगैर हम लोग इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब उस पार्टनर की, जो न्यू पार्टनर आया है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? उसकी लाइबिलिटी होगी कि वो प्रीवियसली जो घर पे जो भी कांड हुआ है तो वो उसके ऊपर लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। मतलब पार्टनरशिप में पीछे जो भी काम हुए हैं तो उसके फ्रॉड के लिए या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन जो भी है, तो उस न्यू पार्टनर को रेट्रोस्पेक्टिवली उसको नहीं माना जाएगा, कि वो लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 37, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सेक्शन 30 बात करता है माइनर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगी। तो 37 बात करता है हमारा कि जैसे पार्टनरशिप माइनर जो है, जब वो मेजर आ गया तो उसको इलेक्शंस का जो चॉइस देता है, अगर उसने बोला कि पब्लिक नोटिस में उसने बोल दिया कि हाँ मैं अपने आप को क्या कहते हैं इलेक्ट करता हूँ, जो 30 डेज का नोटिस होता है, उसमें बोल दिया कि हाँ मैं अपने आप को पार्टनर कंसीडर करना चाहता हूँ और कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो बैक जो होगा रेट्रोस्पेक्टिवली जितनी भी लाइबिलिटीज होगी वो उसके लिए भी लाइबल हो जाएगा। 32 और 2 जो होता है वो रिटायरमेंट की बात करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जहां पर उसने नोटिस नहीं दिया है और बताया नहीं है अपने रिटायरमेंट के बारे में, वहां भी वो लाइबल माना जाएगा अपने एक्ट के लिए, ठीक है। तो ये इसके एक्सेप्शन है। अब चलते हैं मेन पे। सबसे पहले भाई सेक्शंस याद करने आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सेक्शन 32 बात करता है हमारा रिटायरमेंट, सेक्शन 33 हमारा बात करता है एक्सपल्शन, सेक्शन 34 हमारा बात करता है इंसॉल्वेंसी एंड सेक्शन 35 हमारा बात करता है डेथ। रिटायरमेंट आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, रिटायरमेंट वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा, अब वो भी कंसेंट के थ्रू ही लेगा सबसे, तो वो भी कंसेंट के थ्रू ही लेगा सबसे। और फिर उसके बाद या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि भाई इस बंदे का इतना टाइम पीरियड है, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा, या तो पब्लिक नोटिस देगा, अगर पार्टनरशिप एंड विल है कि एग्रीमेंट में कुछ भी अगर नहीं मेंशन है तो वो पार्टनरशिप एंड विल में नोटिस फाइल करेगा, ठीक है, पब्लिक नोटिस। अब पार्टनर जो जा रहा है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अब अगर 3 पार्टीज है, ठीक है, और अगर वो डील कर रही है किसी और थर्ड पार्टी से भी डील कर रही है, ठीक है, अगर पार्टनर उनको बता के चला जाता है थर्ड पार्टी विद इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी डीलिंग को भी, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, तो वो बंदा अपने सारी लाइबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाएगा। पर अगर वो बता के नहीं जाता तो भाई उसके ऊपर लाइबिलिटी चलती रहेगी, वो इक्वली उस लाइबिलिटी के लिए उसके ऊपर लाइबिलिटी लग जाएगी। उसको बोल के जाना है भाई आई वांट टू एब्सॉल्व माय फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी, जितनी भी होगी आगे एग्रीमेंट या फिर
जो भी एग्रीमेंट से लाइबिलिटीज इंक्लूड हो, मतलब जो भी पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज होगी वो बोल के जाएगा भाई मेरे को माफ करो, सारी लाइबिलिटी से मुझे माफ करो, आगे मैंने बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मेरी कोई भी पार्टनरशिप फर्म से लेना देना नहीं है। ठीक है। 32(3) बात करता है हमारा लाइबिलिटी कंटिन्यू अंटिल अनलेस पब्लिक नोटिस इज नॉट प्रोवाइडेड। ये तो क्या कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा, वो बता के नहीं जाएगा किसी भी पार्टनर को या फिर थर्ड डीलिंग पार्टी को, तो अपनी लाइबिलिटीज के ऊपर चढ़ती रहेगी जब तक वो नोटिस नहीं देगा। प्रोवाइजर बोलता है कि भाई स्लीपिंग पार्टनर है, उसको बोला गया है, उसको इस चीज से एग्जेम्पशन दिया गया है पब्लिक नोटिस से कि भाई आपको जरूरत नहीं है कि आप नोटिस देके भी जाओ, आप वैसे भी जा सकते हो स्लीपिंग पार्टनर का, क्योंकि कोई काम ऐसे वैसे होता नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई आप तो सो रहे हो तो आप तो ऐसे ही चले जाओ बिना नोटिस दिए। नोटिस जो है वो कोई भी पार्टनर को देना पड़ेगा, चाहे आप एक पार्टनर को तो सबको दो, वो वैलिड नोटिस होगा, थर्ड पार्टी को भी वैलिड होता है। 33 बात करते हैं एक्सपल्जन की। ठीक है। अब एक्सपल्जन में क्या होता है कि क्या कहते हैं, सारे पार्टनर्स मिलके उसको एक्सपेल मतलब निकालते हैं। ठीक है। सारे पार्टनर्स मतलब मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स मिलके वोट करके, अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में वैसे जितना दे रखा है तो ठीक है, वरना वो मेजोरिटी वाली पार्टनरशिप लेकर उनको एक पर्सन को निकाल सकते हैं वो। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है भाई, फ्रॉडलेंटली आप किसी को नहीं एक्सपेल कर सकते। ठीक है। ये केस में बोला गया है, जो ये बिलसेट वर्सेस डेनियल का केस है, इसमें बोला गया है ये बात कि अभी इसमें क्या हुआ था, इस केस के फैक्ट्स ये थे कि 4 पार्टनर थे जैसे कि, ठीक है, तो एक ये चाहते थे, 3 लोग चाहते थे कि हम एक न्यू पार्टनर ले आए डी को। ठीक है। पर एक डिसेंटिंग पार्टनर जरूर था, चौथे में से जो चौथा पार्टनर था वो डिसेंटिंग पार्टनर था। तो अब वो नहीं चाहता था कि एक आए। अब मैंने आपको बताया सेक्शन 31 में जो इनकमिंग पार्टनर है उसमें आपकी सबकी कंसेंट चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए। तो उसने बोला कि क्या कहते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें, मेजोरिटी के थ्रू अपने इस डिसेंटिंग पार्टनर को निकाल के और डी को ले आए। तो कोर्ट ने बोला भाई नहीं, तुम ऐसे फ्रॉड नहीं कर सकते, तुम किसी का भी एक्सपल्शन किसी भी फ्रॉडेंटली वे में नहीं कर सकते। सेक्शन 34 बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। ठीक है। अगर आपकी फॉर्म एडजुडिकेशन के थ्रू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दी गई है, वो बंदा एडजुडिकेशन के थ्रू इंसॉल्वेंट कर दिया गया है, तो वो उसी दिन से पार्टनर बंद हो जाएगा, कहने का पार्टनर नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने बोला, जब आपके पैसे नहीं होता तो आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो पार्टनरशिप में भी क्यों एक्सेप्ट करेगा आपको कोई। ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन जैसे आया और फॉर्म ने उसको डिसॉल्व किया, तो आपको बोला पार्टनरशिप में बाय बाय टाटा, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अब तो आपके पास पैसे ही नहीं जब देने के लिए, तो फिर वो लाइबल भी नहीं ठहरा जाएगा। अब जब डेथ हो जाती है तो उसका क्या कहते हैं, डिजीज जो पर्सन वो होता है, तो उसकी स्टेट को लाइबिलिटी, उसकी स्टेट से लाइबिलिटी ले सकते हैं अगर वो डेथ हो गई। वैसे तो वो पर्सन डेथ के बाद लाइबल नहीं माना जाएगा, पर अगर कुछ है वो कोई मतलब सिचुएशन है तो उसकी स्टेट से निकाला जा सकता है, स्टेट ऑफ डेथ ऑफ लाइबिलिटी, डेथ से लाइबिलिटी ऑफ पर्सन निकाल जा सकता है। इस चैप्टर में आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़े, सेक्शन 31, सेक्शन 32 रिटायरमेंट एंड सेक्शन 35 डेथ। सेक्शन 33 एंड 34 तो है ही, पर इसका सेक्शन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 हमारी बात करते हैं डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे एक फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी में, फॉर्म में बहुत डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ना, कोई भी अगर पार्टनर आता है या जाता है तो उसमें ही जो ओरिजिनल पार्टनरशिप है डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि उनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज अलग हो जाती है। जब भी कोई नया पार्टनर से आता है तो नया एग्रीमेंट होता है, तो फिर वो सारा पहली जो ओरिजिनल पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और जो नई पार्टनरशिप होती है उसको न्यू पार्टनरशिप कहते हैं। हाँ, बिजनेस भले ही कंटिन्यू रहेगा, पर वो जो ओरिजिनल पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में आप आओ जाओ करो, कुछ नहीं, बिजनेस अपनी जगह पे चलता रहता है। जब तक नहीं होता, जब तक आपका कंप्लीट बिजनेस क्लोजर नहीं हो जाएगा, या फिर वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है, वो पूरा वाइंडिंग अप का जो पूरा प्रोसीजर दे रखा है कंपनी एक्ट में, वो सारी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज को वो सारी जो होता है, तो उसमें होता है पूरा न्यू सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का कोई, पार्टनर का आने जाने का कोई वो ही नहीं है। ठीक है। अब सेक्शन 40 बात करता है डिसोल्यूशन सारी कंसेंट से होगा, सबकी कंसेंट से होगा डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 ए बात करता है कि अगर आपका डिसोल्यूशन क्या कहते हैं, हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट्री या फिर अनलॉफुल बिजनेस को भी कैरी हो रहा है तो आपका उधर डिसोल्यूशन हो जाएगा। पर इसका प्रोवाइडर बोलता है अगर आपके 2-3 बिजनेसेस है और उनमें से एक बिजनेस इलीगल है तो सारे बिजनेसेस बंद करना जरूरी नहीं है, होल पार्टनरशिप बिजनेस इलीगल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 42 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्शन 42 बात करता है जब भी आपकी पार्टनरशिप जो है वो कंटिंजेंसी पे बेस्ड होगी, कोई भी हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कंटिंजेंसी पे एग्रीमेंट में मेंशन है
कि भाई इस टाइम पे ये पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, तो वो हमारा खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप, या फिर उन्होंने सेक्शन 8 में किसी भी वन एडवेंचर या अंडरटेकिंग के थ्रू ही पार्टनरशिप उन्होंने डाली हो, तब भी हमारी पार्टनरशिप सेक्शन 42 में डिसॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डेथ हो गई या फिर इंसॉल्वेंसी हो गई, तो वहां पर कंटिजेंसी पार्टनरशिप में हमारी बंद हो जाएगी। सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 बात करता है हमारा अगर डिसोल्यूशन होनी है पार्टनरशिप एट विल, तो यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ पर भी सेम नोटिस वाला ही सीन है। सेक्शन 7 बात करता है हमारा पार्टनरशिप एट विल, जब कोई भी टाइम मेंशन नहीं है पार्टनरशिप में, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में, सारे पार्टनर्स राइटिंग में एक नोटिस देंगे, उसमें इंटेंशन होगा कि हम भाई हमारा इंटेंशन है डिसॉल्व करने का। फिर उसके बाद वहां पर डेट भी मेंशन होगी कि हम डेट भाई ये लिख रहे हैं इस दिन हमारा डिसॉल्व होगा, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो जब भी वो नोटिस का कम्युनिकेशन होगा तो वहां पर ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। सेक्शन 44 बात करता है हमारा डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ये सारे इसके कुछ ग्राउंड्स हैं कि जहां पर वो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप हो सकती है। अनसाउंडनेस माइंड है, इनकैपेसिटी हो गई, या कंडक्ट प्रीजुडिशियल था उनका, फिर उसके बाद परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट बार बार ब्रीच कर रहे हैं, या पार्टनर का इंटरेस्ट वहां पर हैम्पर हो रहा है किसी भी बिजनेस एक्ट लॉस या रेसिडरी क्लॉज जो भी है, तो इसमें कोर्ट एडजुडिकेशन भेजेगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। सेक्शन 45 बात करते हैं लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। भाई जब आपका डिसोल्यूशन हो गया तो आपकी कौन सी लाइबिलिटी है ना, अगर पार्टनर जो है वो डिसोल्यूशन के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। पब्लिक नोटिस का यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस ही है। देखो पब्लिक नोटिस का इम्पोर्टेंस रिटायरमेंट में हुआ, पब्लिक नोटिस का इम्पोर्टेंट हमारा इसमें हुआ, क्या कहते हैं, ये जो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एट विल में हुआ, यहाँ पर भी है कि जब तक पार्टनर्स को आप नोटिस नहीं दे रहे पब्लिक नोटिस, तब तक आप लाइबल रहोगे। आफ्टर पब्लिक नोटिस तो आप लाइबल नहीं होगे। स्टेट ऑफ द पार्टनर नॉट लाइबल इवन आफ्टर डेथ, पार्टनर डेथ के बाद आप उसकी स्टेट को नहीं छू सकते हो। और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के लिए तो स्लीपिंग पार्टनर के लिए तो आपको पता ही है नोटिस जरूरी नहीं है, वो अभी बाय बाय बोल सकता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले हमने सेक्शन 31 बोला इनकमिंग ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 35 डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, बाकी बीच के तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद हमने बात की सेक्शन 40 में, हमने सेक्शन 40 में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, सेक्शन 39 में वैसे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म था जिसमें हमने पार्टनरशिप और उनके फर्क बताए थे। सेक्शन 41 में हमारा डिसोल्यूशन अगर इलीगल बिजनेस का होता है, सेक्शन 42 में हमारा कंटिजेंसी के बेस में होता है, सेक्शन 44 हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द कोर्ट के बीच में होता है, सेक्शन 45 में हमारा लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें रिटायरमेंट के टाइम का होता है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 7 रजिस्ट्रेशन कराने पार्टनरशिप की, और देखेंगे क्या इफेक्ट होता है पार्टनरशिप में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता। सबसे पहले पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कराओगे, मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार के पास कराओ। अब ये रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करता है, रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करेगी कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी वो बताएगी भाई ये पार्टनर ठीक है या नहीं, एडमिट करना है या नहीं। ठीक है, ये भी बताती है वो सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाएगी। ठीक है, वो जुरिडिक्शन बताएगा स्टेट गवर्नमेंट की इस रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स की क्या है, और ये रजिस्ट्रार हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में, जो अब चेंज हो गया। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रार सेक्शन 69 बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की। मैंने आपको शुरू में बताया था 1 अक्टूबर 1932 हमारी पार्टनरशिप इनैक्ट हुई थी। ठीक है, बट ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 69 ये 1933 में इनैक्ट हुआ था। क्यों, पार्टनरशिप एक्ट तो आ गया था पर लोग तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी है ही नहीं, तो लोग रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रहे थे। तो गवर्नमेंट लेकर आई ये वाला इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की, भाई आप रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं कराओ ठीक है, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे, बट आपको कुछ लीगल राइट्स है ना वो नहीं मिलेंगे। अब वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट लीगल राइट है जब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि आप सू नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है, ना अपने को पार्टनर को ना थर्ड पार्टी को, ये हमारा बेसिक चीज है कि आप सू नहीं कर सकते। अब जब हम सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे तो इसके कुछ एक्सेप्शंस और इनमें कैसे होगा तो कैसे चीजें होगी तो वो पढ़ेंगे, बिकॉज बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे उसके लिए। अगर आपको को पार्टनर के बीच में सूट करना है ठीक है तो आप नहीं कर सकते हो, अगर क्योंकि क्या कहते हैं अगर आप कौन से केसेस दे रखे हैं, अगर आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेक्शन 59 का जो रजिस्टर है उसमें मेंशन नहीं है तब आप सूट नहीं फाइल कर सकते हो। और अगर आपके जो पार्टनर्स का नाम है
नाम है या फॉर्म का या फिर कुछ भी है वो सेक्शन 59 के रजिस्ट्रेशन में नहीं है, तो आप नहीं सूट फाइल कर सकते फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच वाज अराइजिंग आउट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, सेक्शन 5 और सेक्शन 11 जो हमारा बात करता है पार्टनरशिप की, तो वहां पर आप ये सूट फाइल नहीं कर सकते अगर कोई भी उस बिजनेस से हो रहा है, प्रॉफिट से बिजनेस से हो रहा है। पर 2 केसेस में आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पशन दे रखा है 69(1) में कि अगर आपका कोई भी लॉस है वो इंडेमनीफाई कराना है कोई भी इंश्योरेंस के थ्रू, तो वहां पर आप सूट फाइल कर सकते हो। फिर दूसरी बात है कि अगर आपकी कोई भी फॉर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आप वहां पर अपने कॉमन राइट्स के लिए सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक केस लॉ है, हल्दीराम भुजिया वाला केस है, आनंद कुमार दीपक कुमार का केस। अब इसमें क्या था, इनके भाई जो थे हल्दीराम का जो बिजनेस चलाते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा बिजनेस एकदम सेम नाम पे चलाने लग गए। तो अब कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने कहा भाई इनकी पार्टनरशिप तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो वो करा सकते हैं। तो उन्होंने बोला, पार्टनर ने बोला कि जो ये है वो कॉमन लॉ राइट है, तो आप करवा सकते हो, वहां पर क्या कहते हैं इन्फोर्स करवा सकते हो यहाँ पर पार्टनरशिप को। तो इन्होंने इन्फोर्समेंट इन्होंने बोल दिया, ठीक है, कि क्या कहते हैं कॉमन लॉ राइट के लिए आप केसेस फाइल कर सकते हो। सेक्शन 69(2) बात करता है बिटवीन द फर्म एंड थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आप थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर आप सूट नहीं फाइल कर सकते। जब भी कोई भी अगर कोई भी राइट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होगा, तो आप थर्ड पार्टी के लिए सूट फाइल कर ही नहीं सकते हो। बाकी रजिस्ट्रेशन वाला सेम पॉइंट है कि अगर उसका नाम रजिस्टर में नहीं होगा तो नहीं करा सकते, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं होगा तो नहीं करा सकते। 69(3) बात करता है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पर आप सूट डाल सकते हो, प्रॉपर्टी डिसॉल्व हो सकती है, अकाउंट डिसॉल्व हो जाएंगे एंड वगैरह वगैरह। सेक्शन 70 बात करता है पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स अकाउंट्स पर्टिकुलर्स। तो ये पेनल्टी आप जाके चेक कर लीजिएगा पार्टनरशिप में कितनी दे रखी है। हम चलते हैं सेक्शन 72 में। सेक्शन 72 बात करता है हमारा पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। पब्लिक नोटिस की बात मैंने आपको बताई है कितनी बार हुई है। पहला रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में हुई है, फिर एक्सपल्शन में हुई है, आपको वहां पर भी नोटिस देना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में भी हुई है, तब तक वो लाइबल होगा, माइनॉरिटी को भी नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक नोटिस जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म। रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। बाय पब्लिकेशन, या फिर पब्लिकेशन दे सकते हो आप ऑफिशियल गैजेट में, या पब्लिकेशन दे सकते हो 1 रीजनल पेपर्स में जो कि वर्निकुलर लैंग्वेज में है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे पब्लिक नोटिस ना देने के। पहला होगा माइनर, तो हमारा फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पार्टनर डीम पार्टनर कहलाया जाएगा। रिटायरमेंट में उसको लाइबिलिटी होगी, एक्सपल्शन में उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, और सेम बात मैंने आपको बोली थी कि अगर वो डिसोल्यूशन हो जाएगा तब तक उसकी लाइबिलिटी लाइबल रहेगा ऊपर से। तो ये तो हमारा सेक्शन 72 जिसमें पब्लिक नोटिस की बात करी है। अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ पूरे इस सेक्शंस का। ये सारे हमारे चैप्टर थे जो हमने पढ़े थे। इसकी हमारी डेफिनेशन क्लॉज में हमारी शायद इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, 2B बिजनेस की बात करता है, 2D थर्ड पार्टी की बात करता है। सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमारा पार्टनरशिप की हमने पढ़ी थी क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एग्रीमेंट है टू बी पार्टनरशिप। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू एग्रीड विच वाज एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, और इसमें म्यूचुअल एजेंसी है दैट दे वर लाइबल all of them carried all of them by acting कैरीड ऑन बाय ऑल, और एक्ट बाय मतलब अलोन एक्ट कर सकते हैं, या फिर बाय ऑल सबके पार्टनर्स के जो एक्ट है उससे लाइबल होंगे। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट पढ़ ली थी। मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 20 हो सकता है इन केस ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 464, और क्या कहते हैं बैंकिंग में 10 होते हैं। केडी कमात वाला केस पढ़ लिया था जिसमें हमने सेक्शन 4 की इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ द पार्टनरशिप थी। सेक्शन 5 में बात करता है पार्टनरशिप जो गवर्न होगी हमारी नॉट विल से, स्टेटस से नहीं होगी, ये हमारी होती है कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और बर्नीज फैमिली के। सेक्शन 6 हमारा बात करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप। तो इसमें हमारे ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। जॉइंट ओनर और लेंडर और सर्वेंट और विडो और सेलर ऑफ द गुड, जहां पर हमारा पार्टनरशिप तो शेयर हो रही है पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हमारा एक्सक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर ये बात की गई थी। फिर उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट केस था कॉक्स वर्सेस हिकमैन, जो कहता है पार्टनरशिप का जो वो होता है क्या कहता है प्रॉफिट्स होता है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होता। सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल, जहाँ पर हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप नॉट मेंशन है। सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए बहुत ज्यादा ही वो है सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3 हमने रिलेशंस बिटवीन वन अनदर बोला था जिसमें म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 16 में बहुत था, जॉइंट एंड सेवरली।
they were severally, they were liable for each other. सेक्शन 13 में था शायद से, joint and severally they were liable. पार्टनर्स अगर, हाँ, ये चैप्टर नंबर 3 में हमारा इंपॉर्टेंट ये था कि क्या कहते हैं, पहले जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, जिसमें हमने बोल रखा था कॉमन एडवांटेज एंड गुड फेथ. सेक्शन 10 ड्यूटी टू इंडेमनिफाई लॉसेस. फिर उसके बाद सेक्शन 11 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बिटवीन द पार्टनर्स, एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड. सेक्शन 12 बात करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. देवर मैनेजमेंट वाज को एक्सटेंसिव होना चाहिए. द पार्टनर डिनाइज हिज राइट, कोर्ट कैन इंटरफेयर. फिर उसके बाद डेलीजेंटली कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस में लाइबल हो सकता है. ऑर्डिनरी मैटर्स में वो क्या कहते हैं होगा, कोई भी बिजनेस होगा तो मेजोरिटी डिसाइड होगी. कोई भी चेंज होगा नेचर ऑफ द बिजनेस में, कोई भी ऑर्डिनरी मैटर में होगा तो मेजोरिटी डिसाइड होगी. वरना अगर क्या कहते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस में होगा, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल नेचर है, तो उसमें कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी चाहिए. म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात कर दी थी. रिसीव रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, इसमें प्रॉफिट डिवाइड होते हैं. और अगर partner has given loan of the firm, partner will receive 6% of the loan, indemnify to other partner. ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप मैंने बताया था, सारे प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स के आएंगे. गुडविल की बात हो गई थी कि गुडविल इसमें इंक्लूड होगी. सेक्शन 16 प्रॉफिट्स अर्न बाय द पार्टनर्स, इसमें इक्वली डिवाइड होंगे. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म भी बात कर ली थी. थर्ड मेंबर के लिए तो ये रहा म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट. यहाँ पर सेक्शन 18 बात करता है. पर्पस ऑफ द बिजनेस सेक्शन 19 बात करता है. इम्प्लाइड अथॉरिटी के एक्सेप्शन सेक्शन 19 के बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर सेक्शन 19 जो हमारा बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी के, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आर्बिट्रेशन में होगा कि ओपनिंग बैंक अपने आप नहीं कर सकते. ठीक है. म्यूचुअली लायबल तो मैंने आपको पार्टनरशिप टेस्ट में बताई थी सेक्शन 6 में. इसका ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हिगिन वर्सेस ब्यूकेम्स, जिसमें इसमें लोन ले लिया था, डेट ले लिया था, जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा था कि आप डेट नहीं ले सकते. तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा. फिर उसके बाद एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा, तो एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है ओरिजिनल. फिर उसके बाद 28 अपेरेंट पार्टनर की बात करता है. होल्डिंग आउट बाय स्टॉपल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या कहते हैं, फर्स्ट जो होल्डिंग आउट ऑफ स्टॉपल जो केस था वो था कॉस्मन वर्सेस बर्नेट का केस था. और इसमें पर्सन को लायबल माना गया था जो अपने आप को दिखाता है द पार्टनर. सेक्शन 30 मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें 6 मंथ्स का क्या कहते हैं नोटिस, अच्छा नोटिस पीरियड 6 मंथ्स है. सॉरी, नोटिस पीरियड 6 मंथ्स है. मैंने आपको 30 डेज बोला था ना पहले, 6 मंथ्स है. नोटिस पीरियड आप याद रखिएगा, 6 मंथ्स में उसको कन्वे करना है. मैक्सिमम पीरियड उनको 6 मंथ दिया जाएगा. तो ये था पूरा पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट मैंने डेट्स बता दी, इम्पोर्टेंट सेक्शन भी बता दिया. तो आप एग्जाम से पहले वीडियोस जरूर देखिए. 3.2x में देखिए, आप इसमें भी देखिए, जिस था पूरा पार्टनरशिप एक्ट का फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियोस में. अगर हम लोग पार्टनरशिप के आगे कोई वीडियो बनाएंगे तो केस लॉ बनाएंगे विद फर्दर अपने कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने के लिए. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे साथ याद करना या मेरे साथ लर्न करना अच्छा लगता हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो. और बाकी प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लिए. तो ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में.